Our next topic of discussion is your pure bending. Pure bending means the bending moment will remain constant and there is no shear force. बीम के अंदर कोई भी बेंडिंग मोमेंट, सिर्फ बेंडिंग मोमेंट होगा आपका जो कि कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द लेंथ, एंड वी कैन से दैट उसके अंदर देयर इज नो shear force. So bending equation we all know, this is the bending equation, that is mr by INA is equal to sigma b by y is equal to E by R. Right? The assumption of using this bending equation is the most important is your prismatic bar. The bar must be prismatic, that is of uniform cross section. So mr is the moment of resistance offered by the plane of cross section. If you apply a bending moment, then your bending resistance or moment of resistance offered by the plane of cross section is your mr. INA is your moment of inertia about neutral axis. Sigma b is the bending stress developed at a fiber which is at a distance y from the neutral axis. This y is the distance of that fiber at which you want to calculate the bending stress from the neutral axis. All the distance we are measuring from the neutral axis. So y is the distance of the fiber जहां पे आपको बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, उस बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस इज y. r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. न्यूट्रल एक्सिस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा दैट इज r, एंड e इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो दिस इज द बेंडिंग इक्वेशन, एंड वी नो दैट इन बेंडिंग योर बेंडिंग स्ट्रेस is directly proportional to your strain or normal strain, because from the Hooke's law we know, and that bending stress and your strain, normal strain, is directly proportional to y. Y is the distance from neutral axis. So bending stress is directly proportional to y means as the y increase, न्यूट्रल एक्सिस से जैसे जैसे y इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे न्यूट्रल एक्सिस के या न्यूट्रल एक्सिस से नीचे जाएंगे, तो बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू वैसे वैसे इंक्रीज करेगा. और यहां से आप बोल सकते हो कि बेंडिंग स्ट्रेस एंड योर नॉर्मल स्ट्रेन एट न्यूट्रल एक्सिस विल बी जीरो, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस इज जीरो. सो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड एट द न्यूट्रल एक्सिस एंड नॉर्मल स्ट्रेन डेवलप्ड एट द न्यूट्रल एक्सिस विल बी जीरो. तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को लें, दैट इज सिग्मा बी अपॉन वाई इज इक्वल टू ई बाय आर, आप कह सकते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस विल बी इक्वल टू ई इंटू वाई बाय आर. ई इज द यंग्स मॉडुलस, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड वाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, प्लस और माइनस वाई, क्योंकि हमको पता है कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, अगर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस है तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, और वाइस वर्सा, अगर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस है तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आपका टेंसाइल स्ट्रेस होगा. तो न्यूट्रल एक्सिस के दोनों तरफ आपके जो स्ट्रेसेस होते हैं देयर आर ऑफ डिफरेंट नेचर, वन इज टेंसाइल एंड वन इज कंप्रेसिव, दैट्स व्हाई इट इज प्लस और माइनस. एंड वी कैन से फ्रॉम दिस वी कैन से दैट the bending stress at the top fiber of the beam divided by the bending stress at the bottom fiber of the beam will be equal to your strain at the top fiber divided by strain at the bottom fiber is equal to minus because one is tensile, one is compressive. So minus y of top means the distance of top fiber from the neutral axis, that is y top, divided by y bottom, that is the distance of neutral axis from the bottom fiber. Bottom fiber का distance from the neutral axis. This all we know. These formulas are helpful in your GATE questions. Directly आप यहाँ से अपने solution को देख सकते हैं. अगर इन पहली दो equations को ले हम लोग, mr by INA is equal to sigma b by y, तो हम कहेंगे कि किसी भी स्ट्रक्चर में आपका बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा, जो आपने बेंडिंग मोमेंट लगाया दैट इज ए कांस्टेंट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका एक स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी कांस्टेंट. ठीक है, डायमेंशन आपका जो क्रॉस सेक्शन होगा उसकी शेप पे डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड दैट इज ए कांस्टेंट वैल्यू. So we can say that maximum, if you want to calculate what is the maximum bending stress, so हम कहेंगे कि bending stress maximum will be at that fiber which is at a farthest distance from the neutral axis. वो फाइबर जो कि न्यूट्रल एक्सिस से सबसे दूर होगा
उस फाइबर पे आपका बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। तो वी कैन से द बेंडिंग स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम एट द फाइबर विच इज हैविंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। तो एक चीज हमको पता है, अगर आपका क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल अगर क्रॉस सेक्शन है तो टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस सेम होगा। अगर आपका क्रॉस सेक्शन अनसिमेट्रिकल है तो डिस्टेंस दोनों के अलग अलग होंगे। तो वो वाला फाइबर जो कि न्यूट्रल एक्सिस से सबसे दूर होगा, दैट फाइबर विल हैव योर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। सो यू कैन से दैट mr is that sigma b maximum will be equal to mr divided by INA into max, and INA into y max इसको बोलते हैं हम सेक्शन मॉडुलस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ZNA, Z is the section modulus। तो y max होगा लार्जर ऑफ y टॉप एंड y बॉटम, राइट। कोई भी एक बीम है, उसका एक टॉप फाइबर होगा, एक बॉटम फाइबर होगा, दोनों में से जो सबसे दूर होगा न्यूट्रल एक्सिस से, दैट इज द y max। अगर सिमेट्रिकल है तो y टॉप और y बॉटम सेम होंगे, अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो इनमें से कोई भी एक वैल्यू ज्यादा होगा, तो उस फाइबर पे बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम आएगा। अगर हम बात करें बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ मींस दैट द बेंडिंग स्ट्रेस रिमेन्स सेम एट ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन। हर क्रॉस सेक्शन पे आपका बेंडिंग स्ट्रेस, नॉट बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग स्ट्रेस आपका सेम रहना चाहिए हर सेक्शन पे, तो उसको बोलते हैं हम लोग बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो अगर हम बात करें एक बीम का, दिस इज ए बीम ऑन विच वन ट्रांसवर्स शियर लोड इज एक्टिंग, दिस इज ए ट्रांसवर्स शियर लोड, और हमको पता है वन ट्रांसवर्स शियर लोड इज इक्वल टू वन कांस्टेंट शियर फोर्स एंड वन वेरिंग बेंडिंग मोमेंट। तो इस लोड P की वजह से हर सेक्शन के ऊपर एक बेंडिंग मोमेंट आएगा, एंड दैट बेंडिंग मोमेंट विल वेरी फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन, वी ऑल नो दिस। तो हम कहेंगे अगर किसी एक x डिस्टेंस, किसी एक x फाइबर की बात करें, तो हमको चाहिए कि हर पॉइंट पे आपका बेंडिंग स्ट्रेस सेम रहे, तो बेंडिंग स्ट्रेस विल बी सेम बाय वेरिंग द क्रॉस सेक्शन। आपके पास अब एक ऑप्शन बचता है कि आप क्रॉस सेक्शन की डायमेंशंस को वेरी कर सकते हैं, तभी आपका बेंडिंग स्ट्रेस सेम रहेगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, INA कांस्टेंट है। तो हम कहेंगे बेंडिंग मोमेंट आपका, बेंडिंग स्ट्रेस आपका सेम तब रहेगा जब आप अपने डायमेंशंस को वेरी करेंगे। We have two dimensions, one is the depth of this beam, one is the width of this beam। तो हम कहेंगे इन दोनों को एक एक करके वेरी कराओ। First of all, I am saying if this D is constant, this depth is constant, then the width at any section X will be equal to BX by L। ये आपको प्रूव करना है, this will be done, राइट। ये हम आपको प्रूव कर सकते हैं ये फॉर्मूला कहां से आया, बट अभी के लिए फॉर्मूला सिर्फ याद रखेंगे, क्योंकि दिस इज जस्ट ए रिव्यू, दिस इज जस्ट ए ब्रीफ वीडियोस। सो द विड्थ एट एनी सेक्शन x विल बी इक्वल टू bx by L। सो x इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस फ्री एंड, तो इसका मतलब इस फ्री एंड पे विड्थ मस्ट बी 0 एंड योर width at this end will be b, at x is equal to L the width will be b। so this is the type of variation of width and this is a linear variation। and अगर हम कहेंगे कि सिर्फ width को constant रखें, राइट, इफ अगर आप सिर्फ width को constant रखेंगे और depth को अगर आप vary कराओगे, and this must be clear that this is the top view of your beam। ये आपका टॉप व्यू है, जब आप ऊपर से बीम को देखेंगे तो बीम आपको एक ऐसा एक ट्रायंगल शेप का दिखेगा, दिस इज अ बीम, और उसका विड्थ इस एंड पे फ्री एंड पे 0, और जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे विड्थ आपका लीनियरली वेरी करेगा, दिस इज ए लीनियर वेरिएशन, सो लीनियरली वेरी करेगा। अगर हम कहेंगे कि अगर विड्थ को कांस्टेंट रखें, डेप्थ को वेरी कराएं, तो देन डेप्थ एट एनी सेक्शन x विल बी इक्वल टू d√x by L, राइट। सो दिस इज द बीम कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज योर फ्रंट व्यू। अगर बीम को आप सामने से देखेंगे तो बीम आपको ऐसा दिखेगा। वो अगर बीम का डेप्थ आप वेरी कराओगे पैराबोलिकली, दिस इज द पैराबोलिक वेरिएशन, तो हर पॉइंट पे अब आपको स्ट्रेसेस, बेंडिंग स्ट्रेसेस सेम मिलेंगे। दिस इज द बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। याद रखेंगे हम बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के लिए विड्थ विल बी bx by L। अगर डेप्थ को कांस्टेंट रखा, अगर विड्थ को कांस्टेंट रखेंगे, सो डेप्थ एट एनी सेक्शन विल बी इक्वल टू d√x by L।
In strength of material, you must have to know what is the moment of inertia in different axes for different cross section, right? बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में और उनका वैल्यूज याद रखने में। तो एक बार देख लेते हैं, दिस इज अ टेबल फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ऑल काइंड ऑफ क्रॉस सेक्शन विच यू कम अक्रॉस इन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जनरली इन क्रॉस सेक्शंस का हम लोग देखेंगे व्हाट इज द एरिया, moment of inertia in x axis, y axis and z axis, what is the section modulus and what is the polar section modulus। एक एक करके बात करते हैं। First of all we have a solid circle. If the cross section is a solid circle of diameter d, diameter is d, this is x axis, y axis and this is z axis, right? इन सारे केसेस में हम लोग यही कंसीडर करेंगे, this horizontal is x, vertical is y axis and this perpendicular axis is the z axis. So area of circle is pi by 4 d square, we know this. The moment of inertia about x axis and y axis is same, so I can say Ixx and Iyy will be equal to pi d raised to power 4 upon 64. And what is the Zna, that is the section modulus, it is equal to Ina upon y max, and y max in this case will be d by 2. This top fiber, the distance of this top fiber will be d by 2 from the neutral axis. So Zna will be equal to pi d raised to power 3 by 32. And we want to know what is the Izz. Izz is the, you can say Izz is equal to your Ixx plus Iyy. This is the perpendicular axis theorem of moment of inertia. If you want to calculate Izz, it is equal to Ixx plus Iyy. If I add this Ixx and Iyy, so the Iz is equal to pi d raised to power 4 upon 32, and the section modulus, the polar section modulus will be equal to Izz upon r, and r in this case will be equal to d by 2, so Zp will be pi d raised to power 3 upon 16, right? ये फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज वी हैव ए होलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। The hollow circular, this is a hollow circular cross section. Thus this inner diameter is small d and this outer diameter is capital D, और हम एक रेशियो का डिफाइन करते हैं, that is K which is equal to small d upon capital D. The area क्या होगा इसका? The area is pi by 4 capital D square minus pi by 4 small d square. हम इसको सबको K की फॉर्म में डिफाइन करते हैं. So this will be equal to pi by 4 capital D square into 1 minus K square. आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा. तो अभी के लिए this is pi by 4 capital D square into 1 minus K square. Now what is the your moment of inertia about x axis and y axis? दोनों में सेम रहेगा. तो Ixx is equal to Iyy is equal to same pi by 64 into capital D raised to power 4 into 1 minus K raised to power 4. वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? pi by 64 capital D raised to power 4 minus pi by 64 small d raised to power 4. सॉल्व करेंगे तो ये आएगा. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस. बच्चे जनरली गलती कहां करते हैं आपके सेक्शन मॉडुलस में? इस केस में सेक्शन मॉडुलस इज योर Ina upon y max. Ina हमको ये पता है, y max in this case is this fiber, the top fiber or the farthest fiber. The y max is equal to capital D by 2. So you have to divide this by capital D by 2. So Zna will be equal to pi d raised to power 3 upon 32 into 1 minus K raised to power 4. जनरली बच्चे क्या करते हैं? बच्चे इसको लिख देते हैं पाई बाय 32 d raised to power cube into 1 minus K cube, और जनरली बच्चे लिख देते हैं पाई बाय 32 d raised to power 3 minus पाई बाय 32 small d raised to power 3. ये गलती नहीं करना है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर Zna. जनरली स्टूडेंट्स यहां मिस्टेक करते हैं Zna निकालने में. सो ये आपको ध्यान रखना है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन केस ऑफ सर्कुलर होलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. सो Iz will be equal to, इसको दो बार ऐड करेंगे, Ixx plus Iyy, it will be equal to pi by 32 d raised to power 4 into 1 minus K raised to power 4. यहां भी बच्चे गलती करते हैं Zp निकालने में, पोलर सेक्शन मॉडुलस निकालने में. R will be equal to capital D by 2, एंड वही हम देखेंगे ये R क्या होता है इन योर टॉर्शन इक्वेशन. सो R is equal to capital D by 2 in this case. So आपको
जेड जेड अपॉन आर करना है, आई जेड जेड अपॉन आर, सो इट विल बी पाई डी रेज टू पावर 3 अपॉन 16 इंटू 1 माइनस के रेज टू पावर 4। ये आपको याद रखना है, यहां पे गलती नहीं करना है। जनरली बच्चे यहां गलती करेंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन इज ए ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन जिसका विड्थ इज b, हाइट इज h, दिस इज xx, दिस इज yy। हमको पता है जो इसका x दिस सेंट्रॉइड होगा दैट इज द एट ए डिस्टेंस ऑफ h/3 फ्रॉम द बेस एंड इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2h/3 फ्रॉम द वर्टेक्स। वर्टेक्स से ये डिस्टेंस होता है 2h/3 और बेस से डिस्टेंस होता है h/3। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 b इंटू h। ixx, ये जो ixx होगा दैट विल बी bh³ अपॉन 36, ये याद रखना है, bh³ अपॉन 36 एंड yy विल बी सेम hb³ अपॉन 36। इफ इट इज bh³ देन इट विल बी hb³ अपॉन 36। If you want to find what is the moment of inertia about base, base के about moment of inertia will be bh³ upon 12। ये कहां से आएगा? ये आएगा आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। अगर आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे, if you want to find what is the moment of inertia about base, that will be equal to bh³ upon 12। ये याद रखना है, यहाँ ये बच्चे फॉर्मूले भूल जाते हैं कि moment of inertia about centroidal axis in case of a triangle will be bh³ upon 36। y max, क्योंकि भाई ये एक अनसिमेट्रिकल फिगर है तो y मैक्स अब अलग अलग होगा टॉप और बॉटम फाइबर का। इन दोनों केस में सिमेट्रिकल फिगर था तो y टॉप और y बॉटम सेम था, बट यहाँ पे y टॉप और y बॉटम सेम नहीं होगा। y टॉप फाइबर का डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस इज 2h/3 और बॉटम फाइबर का डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस इज h/3, तो y मैक्स होगा आपका अब 2h/3, राइट। तो अगर ixx को 2h/3 से डिवाइड कर देंगे तो ZNA अबाउट योर x एक्सिस विल बी bh² अपॉन 24, और अगर आपको निकालना है ZNA अबाउट y एक्सिस, उस केस में आपका y मैक्स हो जाएगा 2b/3, राइट, ये याद रखेंगे 2b/3, तो उस केस में आपका हो जाएगा hb² अपॉन 24, राइट। और IZZ IXX प्लस IYY, क्योंकि ये जनरली टॉर्शन में आप जो शाफ्ट होता है दैट इज अ सर्कुलर शाफ्ट ओनली, तो इसके लिए हम ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर पोलर सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर नेक्स्ट आपका आता है, इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ अ फिगर दैट इज अ रोम्बस ऑफ साइड A, दिस साइड ऑल द साइड्स आर A, दिस इज x एक्सिस, इफ यू फाइंड देन दिस बेस, दिस लेंथ इज √2a एंड दिस लेंथ, दिस height of this vertex from x is a by √2, पाइथागोरस थ्योरम से आएगा। so this is √2a base distance, this is √2a, this is a by √2, तो एरिया क्या होगा? दिस इज अ काइंड ऑफ स्क्वायर्स, एरिया विल बी a²। ixx की बात करें, ixx विल बी, भाई ixx क्या होगा? अगर हम बात करें दीज आर टू ट्राइंगल्स, एक ये वाला ट्राइंगल है, एक नीचे वाला ट्राइंगल है, तो ixx हो जाएगा 2 टाइम्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ट्राइंगल अबाउट इट्स बेस, राइट। इसके बेस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ट्राइंगल का होता है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 2 ट्राइंगल है ऊपर और नीचे, तो दिस विल बी 2 टाइम्स व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस, bh³ अपॉन 12, bh³ अपॉन 12, so width is √2a into height is a by √2³ upon 12 and IYY भी सेम होगा क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है, तो IXX and IYY will be equal to a raised to power 4 upon 12। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस चीजें देखेंगे सॉल्व कैसे करते हैं। ये 2 ट्राइंगल मानेंगे, एक ऊपर एक नीचे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस ऑफ 1 ट्राइंगल मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 ट्राइंगल है, सो दिस इज a raised to power 4 upon 12। y max क्या होगा? न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर का डिस्टेंस इज a by √2, ये हाइट a by √2 है, तो ZNA विल बी a³ अपॉन 6 √2, राइट। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a³ अपॉन 6 √2 एंड IZZ विल बी इक्वल टू IXX प्लस IYY एंड दैट विल बी इक्वल टू a raised to power 4 अपॉन 6, राइट। इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो a raised to power 4 अपॉन 6। नेक्स्ट इज योर रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है जिसका विड्थ इज b, डेप्थ इज d, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया विल बी विड्थ इनटू इज योर डेप्थ b इनटू d। IXX, अगर XX निकालना है तो याद रखेंगे दोस्त दैट फॉर्मूला विल बी bd³ अपॉन 12। या याद रखने का तरीका, जो डायमेंशन को एक्सिस कट कर रहा है, ये x एक्सिस d को कट कर रहा है, तो d का पावर ज्यादा आता है, bd³ अपॉन 12
अगर आई वाई वाई निकालना है, ये एक्सिस विड्थ को कट कर रहा है तो b का पावर ज्यादा आएगा, तो db³/12। आई वाई मैक्स अगर निकालना है आपको, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द योर सेक्शन मॉडुलस अबाउट x एक्सिस, अगर x एक्सिस की बात करें तो यहां पे y मैक्स इज दिस d/2, राइट। तो अगर y मैक्स अराउंड x एक्सिस की बात करें तो d/2, तो z x हो जाएगा bd²/6। अगर y मैक्स निकालना है अबाउट y एक्सिस, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर सेक्शन मॉडुलस निकालना है अबाउट y एक्सिस, तो इस केस में y मैक्स हो जाएगा आपका b/2। b/2 अगर y मैक्स हो जाएगा अबाउट y एक्सिस, so z y विल बी इक्वल टू db²/6। दिस इज db²/6 and izz will be equal to ixx plus iyy। These you must remember this, right? पेपर में कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्टली फॉर्मूले पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे।